हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैंने जीके की बहुत सारी वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट भी हुआ है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसकी सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे डीआरडीओ एमटीएस के नाम से अपलोड है। फिर भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी मैम जीके की सीरीज़ जो है वो वापस से शुरू कर दी जाए, तो उनकी डिमांड पे मैं वीडियो दोबारा लेके आई हूँ। क्वेश्चंस वही रहेंगे, एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मैं अपनी नॉलेज जो भी मैंने इतने दिनों में सीखा है वो कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, डेली ये वीडियो सुननी है। जितने भी पार्ट जैसे भी मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आपने सुननी है। जिस भी पेपर के अंदर इंडिया जीके आनी है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एसएससी एमटीएस से लेके कोई भी पेपर हो, चाहे वो फसाई का पेपर हो या फिर आपका हरियाणा का कोई पेपर हो, स्टेट लेवल कोई पेपर हो, हर पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ भी नहीं करना आपने, डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट वीडियो सुननी है, ऑटोमेटिक जीके याद होनी शुरू हो जाएगी। इस बात की मेरी 100% गारंटी है। आज से 3 से 4 दिन के बाद आपको ये चीज़ अपने आप यकीन होनी शुरू हो जाएगी और खुद में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। आज की वीडियो का टारगेट रहेगा हमारा 500 व्यू। जैसे ही 500 व्यू इस वीडियो पे आ जाएंगे वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। जो चीज़ लिखी हुई है उसके अलावा जो मैं बोल रही हूँ उस बात पे आपने स्पेशली ध्यान करना देना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 10 होंगे लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 5 से 6 चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी। यानी एक वीडियो में आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और हर वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन कवर कराऊंगी, तो थोड़े ही दिनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो अगर पेपर जो मुश्किल भी होगा ना तो भी आप लोग हैंडल कर पाओगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है ना वो भी गलत हो जाएगी विदाउट कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने फेस की होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो अब तक लाइफ में एग्जाम देके या फिर रिव्यू देके जो मुझे एक्सपीरियंस आया है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है कि विदाउट कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से जा सकती है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा डंडेली वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपने नेशनल पार्क सुना होगा, हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? एक एक स्टेट में बहुत सारी वन्यजीव अभयारण्य यानी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। कुछ एक जो न्यूज में है वो हम लोग कवर करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम क्या है? डंडेली। भारत के किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। अब इस क्वेश्चन के साथ हम कैसे कितने क्वेश्चन लिंक कर पाएंगे? वन लाइनर क्वेश्चन से कभी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप लिंक कर पाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो कैसे लिंक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, राज्य की बात आ रही है तो मैं उन बच्चों को टारगेट नहीं कर रही जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है या जिन्होंने मेरी वीडियो ये पहले सुन रखी है। मैं जीरो लेवल से शुरू कर रही हूँ। अगर नॉलेज है तो भी पूरी वीडियो सुनिए क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो सीखिए। ठीक है, तो राज्य की बात हो रही है तो भारत के अंदर एट प्रेजेंट में टोटल कितने स्टेट है? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा अभी भी 29। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन एट प्रेजेंट भारत में स्टेट कितने हैं? अभी 28। यूनियन टेरिटरी कितने एट प्रेजेंट भारत में? कितने यूटी है अभी? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जिसको हम, तो 8 यूटी है भारत में। 28 राज्य और 8 यूटी है। अब ये वाली सिचुएशन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पहले भारत में राज्य कितने हुआ करते थे? भी 29। नवगठित राज्य कौन सा था? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अब 29 राज्यों में से धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया और 2 यूटी में डिवाइड किया गया था उसको, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। आगे समझ में? अब 2 यूटी में इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एक स्टेट कम हो गया, तो स्टेट कितने रह गया हमारे? 28। ठीक है, अब पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरी कितने हुआ करते थे? 7। 2 नए यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया। यानी पहले जो 2 अलग अलग थे, दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, ये दोनों पहले सेपरेट सेपरेट थे, अब ये दोनों एक ही हो गए हैं। यानी एक यूनियन टेरिटरी कम हो गया यहाँ से, तो टोटल यूटी कितने रह गए हमारे? 8। आ गया समझ में? तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं पहले नंबर पॉइंट से। अब डंडेली वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो जितने भी स्टेट है सबके कैपिटल, सबके सीएम और सबके गवर्नर हमें याद करने हैं। पहला काम हमारा होगा, हम कुछ दिनों तक कैपिटल्स याद करेंगे। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? अभी भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर।
कर्नाटक की कैपिटल क्या है भी? स्पेस, और हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, अब जब भी बेंगलुरु का नाम आएगा, एनी टाइम जब भी बेंगलुरु का नाम आएगा, तब तब आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करना है। यानी कि इसरो, हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जापान की जेक्सा है, अमेरिका की नासा है, वैसे ही हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है। आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। और किसका हेडक्वार्टर है भी? ये तो मैंने पहले बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना, अपने साथ साथ में नोट्स बना के रखना। इसरो के साथ साथ बेंगलुरु का नाम जब भी आएगा, उसके साथ आप याद करोगे यहाँ पे इन्फोसिस। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है भी? इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा विप्रो। विप्रो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इन्फोसिस हो गया और आपका क्या हो गया? विप्रो। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, इसरो, इन्फोसिस और विप्रो। आगे बहुत बार नाम आएगा इनका, तो जब भी नाम आएगा हम इस चीज को रिवाइज करेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर और विप्रो का हेडक्वार्टर, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। ठीक है, अब झारखंड की कैपिटल क्या है? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। झारखंड की कैपिटल है रांची। गोवा की कैपिटल क्या है भी? गोवा की कैपिटल है पणजी। भारत में 28 स्टेट है। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। और गोवा की कैपिटल पणजी है, और पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, पणजी शहर जो है यानी इसकी कैपिटल जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। आगे समझ में? 8 स्टेट हो गए, 8 स्टेट की कैपिटल बता दी। दोबारा रिवाइज करते हैं। उड़ीसा की कैपिटल, मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों ने, बोलोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, भुवनेश्वर। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। झारखंड की कैपिटल रांची। गोवा की कैपिटल पणजी। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन थोड़ी बनाऊंगी मैं बार बार कि किसकी कैपिटल क्या है। जब भी कोई स्टेट नाम आएगा हम उसके साथ उसकी कैपिटल याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ठीक है, संशोधन जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान में संशोधन जब भी किया जाता है तो कुछ ऐड किया जाता है या कुछ लेस किया जाता है। अब अगर संशोधन हुआ है तो इसका मतलब जब हमारा संविधान बना था। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, संविधान बना कब था? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता तो सुनिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो दिमाग में आ रहा होगा लिखित संविधान, तो क्या कहीं का अलिखित संविधान भी है? बिल्कुल है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं गया है। अलिखित का मतलब ये है कि उसके लिए प्रॉपर संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा ने लिखा था। अब अलिखित संविधान अगर पूछे तो आंसर क्या देना है आपने? ब्रिटेन का संविधान अलिखित माना जाता है। ठीक है, और भारत का संविधान लिखित संविधान है। सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा किसका है फिर? तो सबसे पैसे वाला देश कौन सा है भी? अमेरिका। तो सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। आगे समझ में? अब जब हमारा संविधान बना था, सबसे बड़ा संविधान तो है, बना कब था? तैयार कब हुआ था? तो हमारा संविधान बना था भी 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है, तो जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन को हम संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पूरी दुनिया में लागू कब हुआ था? सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को पूरी दुनिया में लागू हुआ था, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इस दिन जो है हम गणतंत्र हुए थे। आगे समझ में? यानी जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो संविधान के अंदर मेंशन नहीं थी। इसको बाद में जोड़ा गया था। तो बाद में कब जोड़ा गया था? अब जोड़ना है तो संशोधन तो होगा। तो कब जोड़ा गया था अभी? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और वो हुआ कब था? 1976 के अंदर।
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हर चैप्टर, हर इसका शेड्यूल आपके टिप्स पे हो जाएगा। बस आप लोगों को मेरी वीडियो सुनते जाना है। हर वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा और सारी के सारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। अभी इतना याद रखना है आपको, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, अलिखित संविधान, छोटा संविधान, हमारा संविधान बना कब था, लागू कब हुआ था, संविधान दिवस कब आता है, गणतंत्र दिवस कब आता है, और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था, किस संशोधन द्वारा और कौन से सन में। आ गया समझ में? यानी इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन बता दिए, सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, थाईलैंड। अब कोई भी कंट्री आ जाए ना, उसके साथ उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी जरूर याद रखनी है। जैसे मैं बात करती हूँ तुर्की, तुर्की की कैपिटल क्या है अभी? अंकारा। और तुर्की की करेंसी यानी यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? लीरा। तुर्की की कैपिटल अंकारा है और करेंसी चलती है यहाँ पे लीरा। जापान, जापान की कैपिटल क्या है अभी? टोक्यो। ठीक है, करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? येन, YEN, येन चलती है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? BHAT, बात चलती है। ठीक है, अब ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्यूबा की कैपिटल और क्यूबा की करेंसी। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्यूबा की कैपिटल क्या है और क्यूबा की करेंसी क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ही पढ़ाने में मजा आएगा ना मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है? तो वर्ल्ड सिटीज डे हर साल हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज हम याद कर लेते हैं। 24 जनवरी को क्या आता है? 24 जनवरी को आता है भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है 24 जनवरी को। 10 दिसंबर को क्या आता है भी? ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस आता है 10 दिसंबर को। ठीक है, और 24 अक्टूबर को क्या आता है? यूनाइटेड नेशन डे, UN डे आता है हमारा 24 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखना है ये आपको। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे डेज बता सकती हूँ, लेकिन कुछ एक लिमिटेड सा करा रही हूँ मैं अभी आपको, क्योंकि पहली वीडियो है। अभी अब धीरे धीरे जब करने लग जाओगे, फ्लो बन जाएगा, तब आप लोगों को याद होना भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से हम ले सकते हैं। नेपच्यून, जिसको हम वरुण बोलते हैं, हमारे सौर मंडल में किस नंबर पे आता है? तो वर्तमान में जो हमारा सौर मंडल है उसमें टोटल कितने ग्रह है, टोटल कितने प्लेनेट है? तो टोटल 8 ग्रह है। पहले ग्रह कितने होते थे? 9। फिर एक ग्रह था प्लूटो। प्लूटो को जो है वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो जो ग्रह की गति का जो नियम होता है ना, उसको तोड़ रहा था। ठीक है, उस वजह से प्लूटो जो है अब वो ग्रह नहीं है। तो वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू आकार की बात करें, हम साइज के हिसाब से बात करें, तो पहले 4 याद रखने हैं आपको। आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। उसके बाद हमारा शनि ग्रह हो जाएगा। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, और उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो आपने बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो शनि, तीसरा पूछे तो अरुण, और चौथा पूछे तो वरुण। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ वर्तमान में पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। अब चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर कौन है? तो ली कार्बूजिए, ये जो है वो चंडीगढ़ के वास्तुकार है। दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, उसके वास्तुकार कौन है? एडवर्ड ल्यूटिन। एडवर्ड ल्यूटिन जो है वो दिल्ली के वास्तुकार है, और चंडीगढ़ के वास्तुकार है ली कार्बूजिए। अब ली कार्बूजिए कहाँ से है, किस कंट्री से थे ये? तो फ्रांस से। अब फ्रांस का नाम है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है अभी? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब कैपिटल पता है तो करेंसी भी याद होनी चाहिए। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। अब पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस शहर जो बसा हुआ है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बना, ये भी याद होना चाहिए आपको। चंडीगढ़ यूटी बना था भी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उसी टाइम पे चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, लोजेन स्विट्जरलैंड में। लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है भी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है। नेपोलियन रियल में एक इंसान था जिसका नाम है नेपोलियन बोनापोर्ट। ठीक है, जो भी बंदा पावरफुल होता है उसको एक प्रकार की उपाधि बोल सकते हो आप, उस नाम से जाना जाने लगता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखोगे यहाँ से, कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था भी? अकबर। मुगल वंश की नींव भारत में किसने रखी? मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी भी बाबर ने।
बाबर आया था भारत में, ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं, और हुमायूं के बाद उसका बेटा आया अकबर। अकबर जो था वो मुगल बादशाह था जो कि अनपढ़ था, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 के नोट के ऊपर किसका चित्र है? तो 2000 के नोट पे किसका चित्र है? तो आंसर हो जाएगा इसका मंगलयान। 2000 के नोट पे मंगलयान है। अब जितनी भी करेंसी है उनका साइज क्या है और उनके बारे में जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया कर रखी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। सारे के सारे नोट, उनका साइज, उनका कलर, वो सब कुछ आप वहां से याद कर लेना, ठीक है। जैसे 200 रुपए का जो नोट है, 200 रुपए के नोट पे किसकी इमेज है? अभी सांची का स्तूप, ठीक है। 100 रुपए के नोट है, जो 100 रुपए के नोट पे किसकी इमेज है? अभी 100 रुपए के नोट पे है रानी की बाव। रानी की बाव की इमेज है 100 रुपए के नोट पे। 2000 के नोट पे हो जाएगा मंगलयान। 200 रुपए के नोट पे हो जाएगा सांची का स्तूप। अब वीडियो देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि लाल किला जो है उसकी इमेज कौन से नोट पे है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। और वीडियो का टारगेट आप लोगों को पता ही है, 500 इसके अंदर व्यू हैं। जैसे ही इस वीडियो पे 500 व्यू आ जाएंगे वैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू।